हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे आज हम यूनिट थर्ड, जिसमें हम बात करने वाले हैं शिक्षा, विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान। जो कम्युनिटी है वो स्कूल एजुकेशन में किस तरह से योगदान देती है। ठीक। तो अभी तक आप लोगों ने आई होप पुराने पीडीएफ्स डाउनलोड कर लिए होंगे, उनसे रिवाइज कर लिया होगा, पुरानी वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बार बार आप कमेंट करके ये ना बोलें कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है। और टेलीग्राम पर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप अलग से बनाया हुआ है ओनली ट्रिपल एस बी के लिए, वहाँ पर भी अपने डाउट्स चाहें तो पूछ सकते हैं। आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी वहाँ पर आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, इसने बोला है कि समुदायों का सशक्तिकरण करना है। तो हम बात करेंगे आगे। ये जो एक यहाँ पर कुछ केस दिए हुए हैं, ये थोड़ी सी यूनिट कुछ इस तरह की है। यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशन दी जाएंगी और सिचुएशंस के बाद फिर उसका कंक्लूजन या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो दी जाएंगी। तो यहाँ पर दो गांव और एक शहर की कहानी चलेगी कि एक लड़की है, वे इसको एक गांव में न्यू न्यू जाती है। मतलब लड़की नहीं, मतलब एक कार्यकर्ता है, वो जाती है और वहाँ जाकर स्कूल के बारे में पूछती है। तो उन्हें में से किसी को पता ही नहीं होता स्कूल कहाँ है। फिर सेकंड केस में वो दूसरे मतलब वो और कहीं जाती है, तो वहाँ पर लोगों को पता होता है, वो अवेयर होते हैं स्कूल के बारे में। एक युवक उसको स्कूल जाने में सहायता करता है। तीसरे केस में ऐसा होता है कि वह एक शहर में जाती है, एक जो छोटी सी बस्ती है वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर वो किस तरह की चीज़ों को देखती है वो सब है। तो इन्हें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ फालतू चीज़ें हैं, बट आपको मज़ा आएगा इसमें। ठीक है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको डिस्कस करा दूंगा। समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या है। समुदाय सामान्यतः लोगों के एक समूह को सूचित करता है जिसकी समान रुचियां एक साथ कार्य करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम बहुत पहले ही काफ़ी बात कर चुके हैं कि कम्युनिटी क्या है। हमारी जो लास्ट 2 क्लासेस हुई उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ कारक हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बांधे रखते हैं। क्या क्या? एक हमारी भाषा, क्योंकि एक कम्युनिटी में एक ही तरह के लोग रहते हैं, उनकी भाषा एक ही रहती है जो उन्हें आपस में कनेक्ट करके रखती है। उनका क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग कर रहे होते हैं, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं। प्रथाएं, किस तरह के यहाँ पे कस्टम्स चलते हैं। आगे संस्कृति किस तरह की है, किस तरह का व्यवसाय वे लोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है व्यवसाय के आधार पे भी समाज बन जाते हैं कि यार इन लोगों का व्यवसाय ये है, इन लोगों का बिजनेस ये है, तो ये इन लोगों की कम्युनिटी इस तरह की हो जाएगी। और आपके कुछ सामान्य लक्ष्य, जनरल कुछ गोल्स होते हैं, ये भी एक कम्युनिटी बना देते हैं। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखना है कि भाषा, क्षेत्र, प्रथाएं, परंपराएं, संस्कृति, व्यवसाय और सामान्य लक्ष्य, ये कुछ कारक हैं जो समाज में लोगों को बांध के रखते हैं। शिक्षा में समुदाय की भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। शिक्षा का अगर हमें सार्वभौमिकरण करना है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, तो यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण करने के लिए हमें समुदाय की भागीदारी जरूरी है। हर एक व्यक्ति तक जो चीज़ें हैं वो चीज़ें पहुँच पाएँ। इसलिए समुदाय भागीदार रहेगा तो वो सारी चीज़ें रहेंगी ही। यहाँ पर भी ये जो 1996 में कुछ बात की गई इसके बारे में वो लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप चाहें तो सब पूरे पढ़ सकते हैं। मैंने एक ही पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइटेड कर रखा है। वास्तव में शिक्षा में समुदाय की भागीदारी विविध सतही संरचनाओं के सृजन, जैसे कि ग्रामीण शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, माँ शिक्षक संगठन, अभिभावक शिक्षक संघ, मातृ संघ, महिला निरीक्षण समूह के साथ वास्तविकता से अनुदित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि समुदाय को बढ़ाने के लिए हमने कुछ संगठन बनाए हुए हैं। ग्रामीण शिक्षा समिति की गांव के लोग, गांव के जो लोग हैं वो भी किसमें भाग करें, शिक्षा में भागीदारी लें या शिक्षा के सार्वभौमिकरण में पार्टिसिपेट करें। विद्यालय व्यवस्थापन एक समिति बना दी जिसमें लोकल लोगों को भी आपने सम्मिलित किया है। माँ शिक्षक संगठन बना दी जिसमें जितनी भी माताएं हैं उनको आपने इकट्ठा करा है। मातृ संघ बना दिया आपने। तो इस और एक महिला निरीक्षण समूह बना दिया कि कुछ महिलाएं हैं जो इकट्ठा होकर जाएंगी और विद्यालय में जाकर देखेंगे किस तरह से काम चल रहा है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देंगी। ठीक। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हो। हमें समुदाय में जब हम जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें हर लोग तक पहुंचना है, उन्हें प्यार करें, उनके साथ रहें, उनके साथ कुछ नया सीखें, अपने ज्ञान को उनके ज्ञान के साथ जोड़ें, उनके पास क्या है उससे शुरू करें, उन्हें क्या चीज़ आती है वहाँ से स्टार्ट करो आप। जब आप अपना कार्य समाप्त कर लें तो लोग कहेंगे, जब आप अपना कार्य समाप्त करें लोग कहेंगे हम इसे स्वयं कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है। जब अपना काम काम कंप्लीट हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि हम इसे खुद भी कर सकते थे, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इन पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करते हुए चलना है। एक उत्तरदायी बच्चे को ऊपर उठाने में समुदाय की सहभागिता सहायता करती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक बच्चे को ऊपर उठाना है
तो वहाँ पर आपका जो कम्युनिटी है वो बहुत मेन रोल प्ले करेगा। विद्यालयों का दौरा कर सफाई एवं कक्षा कक्ष के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निरीक्षण करने में अभिभावकों को पढ़ लेना इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं है। समुदाय विभिन्न तरीकों के माध्यम से सम्मिलित हो सकता है। अब समुदाय कैसे कैसे सम्मिलित कर सकता है? अब आपको समुदाय को सम्मिलित तो करना है विद्यालय की गतिविधि या शैक्षणिक गतिविधियों में, बट हाउ, कैसे होगा वो? सबसे पहले ये है कि विद्यालय के बाहर के बच्चों के लिए सर्वेक्षणों में भाग लेकर, बाल श्रम पर जागरूकता बनाने में, नामांकन जागरूकता में भाग लेकर, इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करके आप समुदाय को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। विद्यालय मानचित्र अभ्यास में भागीदारी, विद्यालय का जब आप मेन मैप बना रहे हैं तो वहाँ पे आप समुदाय की हेल्प ले सकते हो, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। विद्यालय की स्थिति, विद्यालय के संसाधन, भवन, कक्षा, पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता में भागीदारी, पानी कहाँ से अच्छा आएगा, किस तरह से पानी हम अच्छा पानी बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, शुद्ध जल प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके लिए आप समुदाय से पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनसे बोल सकते हो कि यार हमें यहाँ पे और कक्षा कौन कौन सी कक्षाएं लगनी चाहिए या कौन कौन सी कक्षाएं कम लग रही हैं, वहाँ पर आपका जो कम्युनिटी वो पार्टिसिपेट करेगा। धन, सामग्री, श्रम के योगदान के महत्व, आप समुदाय से धन और अन्य सामग्री या श्रम के थ्रू योगदान ले सकते हो। स्थिति विद्यालय में अभिभावक सभा जो होती है पीटीएम, वहाँ पर आप समुदाय के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सफाई का निरीक्षण करने, विद्यालय के दौरा करने में आप उन्हें बुला सकते हो। कोई स्थिति कैसे सुधारी जाए इस पर आप उनके विचार ले सकते हो। सेवा उपलब्ध कराने में भाग लेना, जब शिक्षक अनुपस्थित हो तो पढ़ाना या व्यावसायिक कौशलों संगीत की शिक्षा देना। ठीक है, बाद जब शिक्षक नहीं है तो आप समुदाय के किसी व्यक्ति को उस दिन विद्यालय में पढ़ाने के लिए बुला सकते हो। बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की नियमितता का निरीक्षण करना, आप बोल सकते हो समुदाय के लोगों से कि आप देख सकते हैं कि आप बच्चे रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या टीचर्स रेगुलर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। प्रोत्साहन, कुछ फ्री बुक्स आप प्रोवाइड करा सकते हो बच्चों के लिए, गणवेश पहुंचा सकते हो, जो माध्याह्न भोजन है उसको नियमित रूप से दे सकते हो, और उसकी गुणवत्ता का जांच करने की जिम्मेदारी आप समुदाय को दे सकते हो। तो आप अपने सारे काम कम्युनिटी को दे दोगे तो वो लोग ऑटोमेटिकली ही इन्वॉल्व उसमें हो जाएंगे। विद्यालय शिक्षा को सुधारने में समुदाय क्या भूमिका निभा सकता है? अब स्कूल की एजुकेशन है उसको सुधारने में समुदाय क्या भूमिका निभाएगा? समुदाय विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय शिक्षा को प्रोन्नत कर सकता है। यदि विद्यालय के कार्यों में कोई अनियमितता पाई जाती है तो वे एक दबाव समूह या प्रहरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। समुदाय के लोग एक दबाव समूह और एक प्रहरी, प्रहरी क्या कौन होता है? जो दरवाजे पर पहरा देता है, जो देखता है कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है, या चीज़ें किस तरह की चल रही हैं, सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर एक समुदाय रहेगा प्राचार्य के ऊपर या शिक्षकों के ऊपर, तो टीचर्स एंड जो भी हमारे हेड मास्टर प्रिंसिपल्स रहेंगे, इनके ऊपर एक दबाव रहेगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं आनी चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, वो काम हमारा सही तरीके से होना चाहिए, कुछ किसी प्रकार की इरेगुलरिटी उसमें नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? तो समुदाय क्या क्या काम निष्पादन कर सकता है? नामांकन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करा सकता है, विद्यालय को व्यवस्थित करने में ग्रामीण शिक्षा समिति, बाढ़ शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितियों का प्रतिनिधित्व करता है, एंड विद्यालय के विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति को दर बढ़ाने में मदद कर सकता है, क्या रोज बच्चे जाएं। लड़कियों के धारण को, विद्यालय में लड़कियों के धारण को बढ़ा सकता है, जो गर्ल्स बीच में ही ड्रॉप आउट ले लेती हैं, तो उस पर भी आप अगर समुदाय ही उसमें हेल्प करेगा उनको बढ़ाने में, तो ऑब्वियस है कि उनकी जो स्तर है वो भी बढ़ेगा ही। कक्षा में शिक्षकों के शिक्षण का अवलोकन करने के लिए अभिभावकों की संख्या को बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षकों के शिक्षण का अवलोकन करने के लिए, टीचर कैसा पढ़ा रहा है ये ऑब्जर्व करने के लिए, भाई कुछ लोग तो आ रहे हैं अब लेकिन कुछ लोग कभी नहीं आते, तो समुदाय अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो ये और अभिभावकों यानी और पेरेंट्स से भी बोलेगा कि आप भी जाओ देख कर आओ कि आपके बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर वास्तव में किस तरह से पढ़ा रहा है। शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना, बिल्कुल ठीक बात है। वित्तीय संसाधनों में सहायता करना, शिक्षकों की नियुक्ति में सहायता करना, विद्यालय का स्थान और अनुसूचियों के बारे में बताना, उपस्थिति निष्पादन का परीक्षण करना, अधिगम प्रक्रिया को समझना, कौशल निर्देश, स्थानीय संस्कृति की सूचना प्रदान करना, भाई वहाँ पर आप कोई कल्चर है उस कल्चर में वो कल्चर कैसा है उस कल्चर के बारे में बताएगा कौन? वहाँ का जो समुदाय रहेगा वही बताएगा। अध्ययन के साथ विद्यार्थियों की सहायता करना, शैक्षिक समस्याओं में योगदान देने वाले कारकों को पहचानना कि कौन कौन से कारक है जिसकी तरह से हम मदद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। विद्यालय बेहतर निष्पादन कर सकते हैं यदि विद्यालय एवं समुदाय के बीच नज़दीकी संबंध है। अब ये नज़दीकी संबंध किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है? अभिभावक एवं विद्यालय जो नियमित रूप से एवं स्पष्टता से संप्रेषित करते हैं
वे विद्यार्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करते हैं। विद्यार्थियों की सफलता में जो सूचनाएं आ रही मीन जो भी फीडबैक है, जो भी रिजल्ट है, वो आपस में अगर साझा कर रहे हैं तो विद्यालय और अभिभावकों के बीच एक क्या बनेगा, एक संबंध बन जाएगा। तो अभिभावक अगर इंटरेस्ट लेने लगे, इसका मतलब अभिभावक कहाँ पे रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो कम्युनिटी भी इंटरेस्ट में, कम्युनिटी भी आपके साथ जुड़ गई। विद्यालय जो सुव्यवस्थित है, अगर विद्यालय सुव्यवस्थित है तो वहां पर भी आप इनके बीच का संबंध अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। विद्यालय जो अभिभावकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं, अगर पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं स्कूल की स्कूल में जो एक्टिविटीज़ है उन पर, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो भाई कम्युनिटी का जो रोल है वो बढ़ेगा ही। ऐसे शिक्षक जो माता पिता को दिशा निर्देश देते हैं, सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर स्कूल में ऐसे टीचर हैं, पेरेंट बच्चे का कम नंबर क्यों आ रहा है, तो उसे रीज़न बता रहे हैं पेरेंट्स को, यार आपके बच्चे का सिर्फ ये वाला पॉइंट वीक है, बाकी ये ठीक है, तो पेरेंट्स और उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर टीचर पेरेंट्स को गाइड करें कि आप इस तरह से अपने बच्चे को ट्रेन करो तो ये बच्चा और बेहतर हो सकता है, हम लोग इस तरह से मेहनत कर ही रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि यार कम्युनिटी का रोल बढ़ेगा ही। माता पिता एवं अभिभावक जो विद्यालयों के साथ अपने कौशल और ज्ञान को साझा करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ पेरेंट्स हैं, हो सकता है जो एजुकेशन में अच्छा रखते हैं, जो जिन्होंने साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रखी है, या फिर किसी भी तरीके से जो जिनके पास कुछ बेहतर आइडिया है, कुछ स्किल्स हैं जिन्हें वो शेयर करना चाहते हैं पेरेंट्स के साथ, अगर वो इस तरह से शेयर करते हैं तो उसमें भी कम्युनिटी का रोल बढ़ जाएगा। समुदाय कैसे स्थानीय साधनों को पहचानता एवं कार्य प्रदत्त कर सकता है, तो सूक्ष्म योजना में समुदाय की सहभागिता, एक एक छोटा सा यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है, एक कार्यकर्ता के बारे में पढ़ सकते हैं आप। हम यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ बताएंगे कि जो नक्शे बनते हैं वो क्या क्या सूचना हमें प्रदान करते हैं। जब भी आप नक्शा यानी कि मैप बनाते हो तो उससे आपको गांव के घरों की संख्या और प्रत्येक घर की स्थिति का पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है। गांव या वार्ड की आधारभूत संरचना की, वहाँ पर आंगनबाड़ी कहाँ पर है, पूर्व विद्यालय कहाँ पर है, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है, और भी चीज़ें, मुख्य सड़क कहाँ से गई है, गांव की सड़क कहाँ से गई है, प्रत्येक घर में लोगों की संख्या आपको पता चल जाएगी। प्रत्येक घर से विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय नहीं जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का हमें मालूम चलेगा। शिक्षित और अशिक्षित पुरुष एवं नारी एवं वयस्कों की संख्या पता चलेगी कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। ठीक, यहाँ पर एक नॉर्मल मैप बनाया हुआ है, ये आपका पटना है, ये बिहार का एक मैप है, बिहार के एक गांव का। सूक्ष्म योजना, सूक्ष्म योजना जो होती है आपकी माइक्रो प्लानिंग, वह किस तरह से सहायता सूक्ष्म योजना निम्नलिखित सहायता से हो सकती है। कैसे होगी ये सूक्ष्म योजना, कैसे बनेगी? सबसे पहले तो आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा, यानी कि सर्वे करना पड़ेगा। फिर पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, PLA टेक्निक्स, आपको कुछ सहयोगी और अधिगम की तकनीकों का यूज करना पड़ेगा। समूह केंद्रित विचार विमर्श, जो ग्रुप डिस्कशन है, उस पर फोकस करना होगा। लोगों के दृष्टिकोणों को समझना होगा, घर घर जाकर सर्वेक्षण करना होगा और अवलोकन करना होगा। इन चीज़ों से हम एक सूक्ष्म योजना तैयार कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार ये क्या है। तो पहले तो PLA के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, PLA क्या है, तो कुछ नहीं है। PLA के कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी तरह से जो हमें सहयोग करेंगी और कार्य करने में मदद करेंगी। चपाती समुदाय प्रदर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। चपाती कम्युनिटी विजन, चपाती मतलब जो चपाती होती है रोटी, वो है आपकी चपाती। एक मिनट, ये चपाती समुदाय प्रदर्शन क्या है? भागीदारी को शामिल करने के लिए एक कार्यशाला सुसाधक कार्डबोर्ड की गोल आकृति वाली मध्यम एवं बड़ी आकृति देता है। आगे वे निवासियों के समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को बड़ी चपाती से संबंध करने को कहता है, किंतु कम सार्थक समस्या को छोटी चपातियों से संबंध करने को कहता है। कार्यशाला का अनुकरण करते हुए चपातियों पर पोस्टरों को चिपकाया जाता है तथा जागरूकता बढ़ाने, संवाद बढ़ाने, भीड़ वाले स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। क्या करते हैं कि देखो, एक बड़ी चपाती बनाते हैं, इसकी बनाते हैं पोस्ट कार्ड, ये जो कार्डबोर्ड होते हैं इनकी, और एक छोटी चपाती बनाते हैं। बड़ी समस्याओं को बड़ी चपाती पर लिखते हैं, छोटी समस्याओं को छोटी चपाती पर लिखते हैं और इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बीजों अंडों डंडों का प्रयोग आप कर सकते हैं इसके लिए, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए। यहाँ पर एक थर्ड केस आता है, समुदाय का अंतरपृष्ठ एवं विद्यालय शिक्षा। प्राथमिक समृद्धि परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक समृद्धि परियोजना के मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक नामांकन, गुणवत्ता
शिक्षण के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अवधारण तथा विद्यालय की संवर्धित आधारभूत संरचना। क्या लिखा है? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य ये हो जाएगा कि सार्वभौमिक नामांकन हो, यानी कि सारे बच्चे स्कूल में जाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बच्चों को, औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अवधारण मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रुके रहें, विद्यालय की संवर्धित आधारभूत संरचना, विद्यालय की आधारभूत संरचना ऐसी हो जिससे आगे और बढ़ाया जा सके, आगे उसमें कुछ वृद्धि की जा सके। पड़ोसी समितियों में समुदायों को संगठित करना, शिक्षा की योजना, व्यवस्थापन एवं आपूर्ति में उनकी सहभागिता को समृद्ध करना प्रस्तावित था। बिल्कुल ठीक है। आसपास जितनी भी आपकी कम्युनिटी है उनको आप इन्वॉल्व कर रहे हो। इसका उद्देश्य क्या था कि समुदाय एवं शिक्षा प्रशंसकों के बीच एक अंतर पृष्ठ बनना, मतलब जो समुदाय है आपका, कम्युनिटी हो, जो एजुकेशन है, उन दोनों के बीच एक जुड़ाव बने, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। ठीक, ये था, ये किसका लक्ष्य थे? ये सारे लक्ष्य इसके थे आपके प्राथमिक समृद्धि परियोजना के। रैलियों, स्लोगन, अभियानों, दीवार लेखन, इन सबसे हम बढ़ा सकते हैं, इसको जागरूकता बढ़ा सकते हैं। ये लिखा है। पड़ोसी समूह, पड़ोसी समूह मीन्स यह है आपका नेबरहुड ग्रुप का तात्पर्य 50 से 250 लोगों का प्रत्येक के साथ स्थानिक रूप से नजदीकी रहने वाले घरों का संग्रह। 50 से 250 लोग एक साथ रहकर एक साथ रह रहे हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? पड़ोसी समूह बोल सकते हैं। ये एक कम्युनिटी है, इन्हें बनाते हैं, फिर ये चीज़ें ये इन्वॉल्व होती हैं, आगे काम करती हैं चीज़ों को लेकर। जैसे हम आगे बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक समृद्धि परियोजना कार्यक्रम में बस्ती समिति का विकास बस्ती शिक्षा समिति तक सीमित था, बस्ती शिक्षा तक सीमित था, जो एनएचएस समिति के 2 या अधिक उद्देश्यों को समाविष्ट कर बना था। बस्ती शिक्षा समिति के कार्य क्या थे? नामांकन, उपस्थिति, अधिगम प्रक्रिया और विद्यालय के साथ जुड़ाव को सुनिश्चित करना। याद हमें यह रखना है कि जो बस्ती शिक्षा समिति है, बस्ती आप जानते हैं छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, हालांकि बस्तियां छोटी होती हैं, लोग बहुत रहते हैं उनमें। बस्ती शिक्षा समिति के कार्य क्या थे? नामांकन पर ध्यान देना, उपस्थिति पर ध्यान देना, अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना और विद्यालय के साथ जुड़ाव को सुनिश्चित करना। ये काम थे बस्ती शिक्षा समिति के। आगे बढ़ेंगे। अपने क्षेत्र के बच्चों में अधिगम जागरूकता हेतु सहायक शिशु केंद्र एस मीन सहायक शिशु केंद्र स्थापित किए गए। इन्होंने एक बालवाड़ी, जिसे हम पूर्व विद्यालय बोल सकते हैं, ट्यूशन केंद्र, किशोरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, इनको इन्होंने स्टैब्लिश करा है। समुदाय ने निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता की। किस किस गतिविधियों में सहायता करी है? ये सब कुछ वो ये जो हम ऊपर पढ़कर आए हुए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, कुछ अलग से नहीं है। वीडियो पॉज करो और एक बार इसको फटाफट पढ़ लो, 5-6 पॉइंट है, आराम से पढ़ लोगे। संरचना जिनके माध्यम से समुदाय निरूपित हो सकता है, कौन कौन सी संरचना है? एक तो आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय व्यवस्था समिति, ग्राम शिक्षा समिति, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी एंड स्व सहायता समूह। ये चीज़ें हैं जो जहाँ समुदाय को निरूपित करती हैं, इनमें आपका कम्युनिटी बढ़ती है। केस अध्ययन का प्रतिवेदन डॉक्टर अवस्थी कश्यपी द्वारा तैयार किया गया है, जो उनके शोध कार्य के दौरान किए गए थे। केस अध्ययन है जो केस स्टडी है, केस स्टडी का प्रतिवेदन किसने करा है? डॉक्टर अवस्थी कश्यप ने करा है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर 4th केस है, ये गुजरात का एक गांव है, उस गांव की एक ये तस्वीर बताते हैं, वहाँ पर किस तरह से स्कूल लगा, किस किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। इनके मैंने फुल फॉर्म लिख दिए हैं, आप फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं काम में आ ही जाएंगे आपको। केस 5 में फिर एक और जो बड़ोदरा का एक गांव का स्कूल है उसके बारे में बताया गया, ये पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। और ये फिर हमारा सारांश, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेता हूँ मैं, है क्या? ठीक, तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं कुछ बचा है, इसके बाद यूनिट 4 आएगी। तो ये हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। छोटी यूनिट थी, ज़्यादा बड़ी यूनिट थी नहीं, चीज़ें भी कमी है इसमें समझने के लिए। ज़्यादातर केस स्टडी दी हुई है ताकि हम रियल सिचुएशन से अवेयर हो सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।